बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज स्ट्रेप्टोकोकाई। अब हम जो सेकंड आपका स्ट्रेप्टोकोकस होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। इसकी बहुत सारे टाइप्स होती हैं। इसमें आता है स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स जिसको हम ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस भी कहते हैं, और दूसरा आता है स्ट्रेप्टोकोकस एगिलेक्टाई जिसको हम ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस भी कहते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस होता है, स्ट्रेप्टोकोकस बोविस होता है, एंटेरोकोकाई होता है, स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया होता है, या फिर नीमोकोकस भी इसको हम कहते हैं। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स के बारे में, जो कि इसको हम ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस भी कहते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स को ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस कहते हैं। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले कि क्या होता है, बीटा हिमोलिटिक होता है, कैटालेज नेगेटिव होगा, बेसिट्रोसिन सेंसिटिव होता है। स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई बेसिट्रोसिन सेंसिटिव होता है, कैटालेज नेगेटिव होता है और बीटा हिमोलिटिक होता है। अब जो हमारे पास स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस होता है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर है कि ये बीटा हिमोलिटिक होता है। ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स होता है। कैरेक्टरिस्टिक में सबसे पहले बीटा हिमोलिटिक होता है, कैटालेज नेगेटिव होता है, जितने भी आपके स्ट्रेप्टोकोकाई होंगे ना वो कैटालेज नेगेटिव होंगे, और बेसिट्रोसिन सेंसिटिव होता है, बेसिट्रोसिन के लिए सेंसिटिव होगा। अब इसके विरुलेंट फैक्टर्स के अंदर सबसे पहले इसकी एम प्रोटीन आती है, स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ आता है, डीएनएजेस आते हैं और एरिथ्रोजेनिक टॉक्सिन आता है। अब जो स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ होती है वो एसोटाइटस आपके 1:80 हमें एक्यूट रूमेटिक फीवर को डायग्नोस करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, एक्यूट रूमेटिक फीवर को डायग्नोस करने में हमें एसोटाइटस हेल्प करते हैं। अगर आपके 1:80 अगर हो जाते हैं ए स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ, तो एसो के टाइटर्स अगर आपके 1:80 हो जाते हैं तो हमें एक्यूट रूमेटिक फीवर डायग्नोस करने में हेल्प करते हैं। साथ इसके बाकी टॉक्सिन्स में डीएनएज आती है, एरिथ्रोजेनिक टॉक्सिन आता है। अब जो डिजीजेज होती हैं जो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स या फिर ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई की वजह से होती हैं, इसमें आपका सबसे पहले स्कारलेट फीवर आता है। स्कारलेट फीवर एरिथ्रोजेनिक टॉक्सिन से स्कारलेट फीवर कराता है। साथ ही आपकी स्किन की भी इन्फेक्शन कराता है, जिसमें आपकी अब जो स्टैफिलोकोकस ऑरियस था ना वो करा रहा था आपके फ्रंकल, कार्बंकल और इस तरह से। ठीक है, लेकिन जो ये स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स होता है ना, ये आपको सेलुलाइटिस कराता है, इम्पिडिगो कराता है, फेरेंजाइटिस कराता है। पायोजेनिक सेलुलाइटिस करा देगा, इम्पिडिगो कराता है, फ्रेंजाइटिस कराता है। साथ जो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स है ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई होता है, ये रूमेटिक फीवर भी कराता है और ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस भी कराता है। इसका भी टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम कराता है ये पायरोजेनिक एक्सोटॉक्सिन बी से। इसका एक पायरोजेनिक एक्सोटॉक्सिन बी होता है जिसकी वजह से टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम डेवलप हो जाता है, और स्टैफ ऑरियस भी टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम करा रहा था। इसकी जो एम प्रोटीन होती है उसका इंपॉर्टेंट रोल होता है एक्यूट रूमेटिक फीवर में भी और ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के अंदर भी, क्योंकि उसकी सिमिलैरिटी होती है मायोसिन और ट्रोपोमायोसिन के साथ। जो एम प्रोटीन होती है स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स की या ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई की, ये रिजेंबल करती है मायोसिन के साथ और ट्रोपोमायोसिन के साथ, इसलिए इसका रोल होता है एक्यूट रूमेटिक फीवर में भी और ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में भी। डायग्नोसिस में हम क्या करते हैं, थ्रॉट स्वैब लेते हैं फ्रेंजाइटिस के लिए, जो कि गोल्ड स्टैंडर्ड है। अगर फ्रेंजाइटिस डेवलप हो रहा है स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स की वजह से, तो आपने थ्रॉट का स्वैब लेना होता है जो कि गोल्ड स्टैंडर्ड है। सेकंड आप क्या करोगे, आप ब्लड कल्चर कराते हो, या फिर लेटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट हम करते हैं जिससे हम एंटीजन को डिटेक्ट कर लेते हैं। लेटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट करेंगे स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स के लिए, या फिर हम ब्लड कल्चर कराते हैं और थ्रॉट स्वैब लेते हैं फ्रेंजाइटिस वाले पेशेंट के अंदर, जो कि गोल्ड स्टैंडर्ड है। ट्रीटमेंट में हम एमॉक्सिलिन देंगे, ऑगमेंटिन दे सकते हैं, मैक्रोलाइड में हम एरिथ्रोमाइसिन दे सकते हैं। अब जो स्ट्रेप्टोकोकस एगिलेक्टाई होता है, जो हमारा ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई होता है, ये भी बीटा हिमोलिटिक होता है, लेकिन ये विजाइना को कॉलोनाइज करता है, और इसका जो विरुलेंट फैक्टर होता है वो कैप्सूल होता है। ये मोस्ट कॉमन कॉज है न्यूनेटल सेप्सिस की, न्यूनेटल मेनिंजाइटिस की और प्यूपरल सेप्सिस की। स्ट्रेप्टोकोकस एगिलेक्टाई या ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई की वजह से आपको न्यूनेटल सेप्सिस डेवलप हो जाती है, न्यूनेटल मेनिंजाइटिस होता है, प्यूपरल सेप्सिस होती है। इसका कैप्सूल इसका विरुलेंट फैक्टर होता है और आपकी विजाइना को कॉलोनाइज करता है। अब उसके बाद आता है स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस। अब जो स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस है ये आपका नॉर्मल फ्लोरा के अंदर होता है, आपके ओरोफेरिंग्स की, आपके माउथ की नॉर्मल फ्लोरा के अंदर, ओरोफेरिंग्स की नॉर्मल फ्लोरा के अंदर स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस अवेलेबल होता है, लेकिन ये अल्फा हिमोलिटिक होता है और ऑप्टोचिन रेजिस्टेंट होता है। ये ऑप्टोचिन रेजिस्टेंट होता है, अल्फा हिमोलिटिक होता है और आपके ओरोफेरिंग्स की नॉर्मल फ्लोरा के अंदर होता है। ये मोस्ट कॉमन कॉज करता है आपके बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस को। बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस की जो सबसे ज़्यादा कॉमन कॉज है वो स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस ही है। स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंट्स और मिटेंस भी आपके डेंटल प्लाक कराते हैं, और जो स्ट्रेप्टोकोकस सैंग्विस होता है वो आपके सब एक्यूट एंडोकार्डाइटिस कराता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे स्ट्रेप्टोकोकस बोविस। अब जो स्ट्रेप्टोकोकस बोविस होता है ये आपके जीआईटी ट्रैक्ट के नॉर्मल फ्लोरा में है। नॉर्मली आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर आपका प्रेजेंट होता है स्ट्रेप्टोकोकस बोविस, लेकिन अगर एक ऐसा पेशेंट अगर उसको स्ट्रेप्टोकोकस बोविस की वजह से एंडोकार्डाइटिस डेवलप हो गया है, तो आपने लाजमी उसके अंदर कोलोरेक्टल कैंसर को सस्पेक्ट करना होता है, क्योंकि जो कोलोरेक्टल कैंसर वाले पेशेंट्स होते हैं उनको जब एंडोकार्डाइटिस होता है तो वो स्ट्रेप्टोकोकस बोविस की वजह से होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे एंटेरोकोकाई। अब जो एंटेरोकोकाई हैं ये भी आपके स्ट्रेप्टोकोकाई की ही एग्जांपल है। ये डिप्लोकोकाई होते हैं और ये आपके कॉलोन के अंदर नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एंटेरोकोकाई नाम से ही बता रहे हैं कि आपके इंटेस्टाइन्स में प्रेजेंट होकर आपके नॉर्मल कोलोनिक फ्लोरा के अंदर जो डिप्लोकोकाई प्रेजेंट होते हैं उनको हम एंटेरोकोकाई कराते हैं। ये भी एंडोकार्डाइटिस करा सकते हैं,
गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल या फिर जेनेटो यूरिनरी प्रोसीजर्स के बाद या यूटीआई के बाद या फिर अगर आपकी बिलियरी ट्रैक की इन्फेक्शन हो गई है तो उसके बाद भी एंटेरोकोकाई आपको एंडोकार्डाइटिस करा सकते हैं। अब जो स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया होता है इसको हम नीमोकोकस भी कहते हैं। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले अल्फा हीमोलिटिक होता है और ये ऑप्टोजिन सेंसिटिव होता है। स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस भी अल्फा हीमोलिटिक था लेकिन वो ऑप्टोजिन रेजिस्टेंट था। लेकिन जो स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया होता है या नीमोकोकस होता है वो ऑप्टोजिन सेंसिटिव होता है। ये लैंसेट शेप डिप्लोकोकाई होते हैं, एनकैप्सुलेटेड होते हैं और ये IgA प्रोटीएजेस को प्रोड्यूस करता है। स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया के अंदर IgA प्रोटीएज होती है, एनकैप्सुलेटेड होता है, लैंसेट शेप इसके डिप्लोकोकाई होते हैं, ऑप्टोजिन सेंसिटिव होते हैं। इसके विरुलेंट फैक्टर में सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो इसका कैप्सूल है। कैप्सूल इसका मोस्ट पोटेंट विरुलेंट फैक्टर होता है। अगर तो कैप्सूल नहीं होगा तो इसकी विरुलेंस भी नहीं होती है। बाकी विरुलेंट फैक्टर्स के अंदर इसका नीमोलाइजिन आता है, हीमोलाइजिन आता है और फाइब्रिनोलाइजिन आता है। डिजीजेस में ये आपको मॉब्स कराता है। सबसे पहले मेनिंजाइटिस कराएगा, M से O से ओटाइटिस मीडिया कराता है, नमूनिया कराता है और साइनोसाइटिस कराता है स्प्लीनेक्टमी वाले पेशेंट्स के अंदर। ये मोस्ट कॉमन कॉज होता है, मोस्ट कॉमन कॉज है ये पोस्ट इन्फ्लुएंजा नमूनिया की। बाद में उसको स्टाफ ऑरिस की भी इन्फेक्शन हो जाती है। वो पेशेंट जिनकी आपने स्प्लीनेक्टमी करनी होती है उनको हम 2 to 4 वीक्स स्प्लीनेक्टमी से पहले या मिनिमम 2 वीक्स स्प्लीनेक्टमी से पहले हम वैक्सीनेट कर देते हैं स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया के लिए। और अगर कोई इमरजेंसी केस के अंदर आपको स्प्लीनेक्टमी करनी पड़ गई है तो फिर आपने स्प्लीनेक्टमी के 4 हफ्तों के बाद लाजमी स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया की वैक्सीनेशन करानी होती है। इसकी डायग्नोसिस में हम स्पूटम का कल्चर करेंगे क्योंकि नमूनिया कराता है, ब्लड कल्चर कराएंगे क्योंकि मेनिंजाइटिस कराता है, साइनसाइटिस कराता है, ओटाइटिस मीडिया कराता है और एंटीजन की डिटेक्शन हम कर लेते हैं। नमूनिया के अंदर इसका रस्टी ब्राउन कलर का स्पूटम होता है।